हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बच्चों, 12th बिजनेस स्टडी में यूनिट नंबर 2 प्रबंध के सिद्धांत और इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने हेनरी फ्योल के द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के 14 सिद्धांतों के बारे में जाना। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। अभी वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत क्या है, किसे कहते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत किनके द्वारा दिए गए हैं, आज उन्हीं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने है कि वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ लिखिए। जब 2 नंबर में और 30 शब्द में प्रश्न लिखने के लिए आएगा कि वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ लिखिए, तो उसका अर्थ क्या होगा। वैज्ञानिक प्रबंध से तात्पर्य प्रबंध के रूढ़िवादी तरीकों के स्थान पर तर्कयुक्त आधुनिक तरीकों को अपनाने से है। परंपरा से, रूढ़ि से जो तरीके चले आ रहे हैं प्रबंध के, मतलब प्रबंध के कार्य करने के जो रूढ़िवादी तरीके चले आ रहे हैं, उनके स्थान पर तर्कयुक्त मतलब लॉजिकली तरीके अपनाना। वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या काम करना है तथा इसे करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। भाई, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्या काम करना है और उसके बाद उस काम को करने का सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या होगा। व्यावसायिक प्रबंध के क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग ही वैज्ञानिक प्रबंध है। जो प्रबंध किस क्षेत्र का है, व्यवसाय, मतलब व्यावसायिक क्षेत्र का जो प्रबंध है उसके अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग ही वैज्ञानिक प्रबंध है। मतलब प्रबंध में विज्ञान को लाना, यही वैज्ञानिक प्रबंध होता है। अब इसकी हम परिभाषा देखें तो वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषा एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दी है। और एफ.डब्ल्यू. टेलर की परिभाषा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ही किया है और इसलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ परिभाषा टेलर की हो सकती है। तो देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध की एफ.डब्ल्यू. टेलर के शब्दों में परिभाषा, वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप लोगों से यथार्थ में क्या करवाना चाहते हैं। यथार्थ मतलब वास्तव में आप लोगों से क्या कराना चाहते हैं, यह जानने की कला। और यह देखना चाहते हैं कि उसको सुंदर से सुंदर और सस्ते से सस्ते ढंग से कैसे करें। मतलब वैज्ञानिक प्रबंध क्या काम करता है, तो वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप लोगों से यथार्थ में क्या कराना चाहते हैं और उसे सुंदर से सुंदर और सस्ते से सस्ते ढंग से करें, मतलब सर्वश्रेष्ठ तरीके से करें। क्या काम करना, काम क्या करना है और उसको करने का सर्वोत्तम तरीका, इन दोनों का जो सार है वो इस परिभाषा के अंदर है कि आप लोगों से यथार्थ में क्या कराना चाहते हैं और उसको सुंदर से सुंदर और मितव्ययी तरीके से किस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी आधार पर हम उसकी विशेषताएं देखेंगे कि वैज्ञानिक प्रबंध की क्या विशेषता है। तो परीक्षा में वैसे 4 नंबर का प्रश्न आएगा अधिकतम, हमको 4 पॉइंट में लिखना है। तो वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताओं में सबसे पहले विशेषता क्या है, निश्चित योजना होना। ये सबसे पहले विशेषता है वैज्ञानिक प्रबंध की कि भाई वैज्ञानिक प्रबंध तर्कपूर्ण चलता है और तर्कपूर्ण चलने में सबसे पहले तो उसके पास एक योजना होना। वैज्ञानिक प्रबंध का सबसे मुख्य एवं प्रधान लक्षण यह है कि प्रत्येक कार्य को आरंभ करने से पूर्व एक निश्चित योजना तैयार की जाती है। वैज्ञानिक प्रबंध की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि वो कोई सा भी कार्य प्रारंभ करेगा उसके पहले उसकी एक निश्चित योजना तैयार हो जाती है। सारा कार्य उसी योजना के अनुसार ही संपन्न होता है। दूसरी विशेषता है नियमों का समूह। भाई, विज्ञान मतलब नियम, विज्ञान मतलब नियम, तो वैज्ञानिक प्रबंध मतलब नियमों का समूह। वैज्ञानिक प्रबंध को लागू करने के लिए नियमों के समूह का निर्माण किया जाता है और नियम मतलब जिसका पालन कठोरता से होता है और जिन्हें कठोरता से लागू किया जाता है। तीसरी विशेषता है सामयिक अध्ययन। सामयिक अध्ययन का मतलब यह होता है कि वैज्ञानिक प्रबंध में समय समय पर अध्ययन किए जाते हैं, जैसे गति अध्ययन, समय अध्ययन, थकान अध्ययन, कार्यविधि अध्ययन। ऐसे अलग अलग जो गतिविधियां होती है वो प्रत्येक गतिविधि का अध्ययन किया जाता है कि किसी भी कार्य को करने में कौन सी एक्टिविटी करना पड़ रही है, कितना समय लग रहा है, कितना
उसमें थकान आ रही है, ये सारी गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। तो सामयिक अध्ययन मतलब समय समय पर आवश्यकता के अनुसार उसमें ऐसे प्रयोग किए जाते हैं। विज्ञान मतलब प्रयोग, तो ये सभी प्रयोग है। ये वैज्ञानिक प्रबंध में समय समय पर ऐसे प्रयोग किए जाते हैं। प्रयोगों के माध्यम से एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है कि किसी कार्य को करने में कितना समय लगना चाहिए, कितनी थकान आना चाहिए, कौन सी विधि का उपयोग किया जाना चाहिए, ऐसे स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं प्रयोग के माध्यम से। चौथा है मितव्ययिता। भाई आप किसी भी काम को करने के लिए जब वैज्ञानिक तरीके से करोगे, मतलब आप वैज्ञानिक विधि का इस्तेमाल करोगे, वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करोगे, आप अच्छे कर्मचारी रखोगे, अच्छी मशीनें रखोगे, प्रमापित कार्य रखोगे, प्रमापित समय रखोगे, इसका मतलब यही हुआ कि आप कम से कम समय में अच्छे से अच्छा उत्पादन करना चाहते हैं। मतलब आप कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करोगे, तो स्वाभाविक बात है कि आपको कम से कम खर्च लगने वाला है। मतलब वैज्ञानिक प्रबंध की आधारशिला ही मितव्ययिता है। मतलब उसका जो मेन उद्देश्य क्या है, मितव्ययिता, मतलब कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन करना, ये उसकी आधारशिला है। और इसको लागू करने के लिए उत्पादन के समस्त आवश्यक तत्वों का विनाश किया जाता है। मतलब अनावश्यक तत्वों का विनाश किया जाता है। मतलब उत्पादन के क्षेत्र में या उत्पादन जो कार्य है, उस कार्य में जितनी भी अनावश्यक गतिविधियां हैं, वो सारी गतिविधियों को बाहर कर दिया जाता है। विनाश करना मतलब अनावश्यक गतिविधियों को हटा देना। और यह प्रयत्न किया जाता है कि न्यूनतम व्यय पर अधिक से अधिक उत्पादन हो। अनावश्यक गतिविधियों जैसे समय अध्ययन, कि भी किसी कार्य को करने में कितना समय लगना चाहिए, तो उसका एक स्टैंडर्ड समय बना दिया जाता है। किसी काम को करने में कितनी सामग्री लगेगी, तो उतनी प्रमापित सामग्री दी जाएगी। तो इससे क्या होता है कि एक तो मितव्ययिता रहती है, और जो अनावश्यक जो भी समय है, अनावश्यक सामग्री है, वो नहीं लगती है। ऐसी अनावश्यक तत्वों को हटा दिया जाता है। और पांचवी विशेषता क्या है, मानसिक क्रांति। ये सबसे बड़ी विशेषता है वैज्ञानिक प्रबंध की। वैज्ञानिक प्रबंध मानसिक क्रांति पर बल देता है। मानसिक मतलब बुद्धि वाली क्रांति, अर्थात श्रमिकों तथा प्रबंधकों दोनों की विचारधाराओं में आमूलचूल परिवर्तन लाना। तो यहां पर दो लोग हैं, एक श्रम वर्ग है और एक स्वामी वर्ग है, मालिक वर्ग है। और इन दोनों के बीच में और दोनों की विचारधाराओं में एक रूपता आना, समानता लाना, ये एक आमूलचूल परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि कर्मचारी या श्रमिक वर्ग और मालिक दोनों के बीच में टकराव की स्थिति हर एक क्षेत्र में होती है। तो दोनों के विचारों में समानता किस प्रकार से आ सकती है, और ये वैज्ञानिक प्रबंध के माध्यम से मानसिक क्रांति लाने का प्रयास किया गया है। दोनों एक दूसरे के विरोधी होकर परस्पर सहयोगी समझे। ठीक है, इसको हम आगे, एक प्रश्न ही है मानसिक क्रांति से आप क्या समझते हो, उसमें हम समझ लेंगे। इसमें हम केवल इतना लिखेंगे कि वैज्ञानिक प्रबंध मानसिक क्रांति पर बल देता है, जिसके अंतर्गत श्रमिक और प्रबंधकों दोनों की विचारधाराओं में आमूलचूल परिवर्तन लाया गया है। ठीक है, तो ये था उसकी विशेषताएं। अब व्यवसाय के अंदर वैज्ञानिक प्रबंध को लाने का क्या उद्देश्य है, व्यवसाय में प्रबंध की आवश्यकता होती है, और प्रबंध में भी वैज्ञानिक प्रबंध क्यों लाया जाए, अलग अलग प्रयोग, अलग अलग नियम, अलग अलग प्रमाप, ऐसे क्यों इस्तेमाल किया जाना। तो उसका एक उसके उद्देश्य है। तो उसका पहला उद्देश्य है हमारे सामने, न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना। मतलब मितव्ययिता, कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन, और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होगा तो ज्यादा लाभ होगा। तो ये पहला उद्देश्य हो गया उसका। दूसरा उद्देश्य है, उत्पादन लागत कम होने से उत्पादक द्वारा अधिक उत्पादन करके अपनी वस्तु को अधिक लाभ पर बेचना। पहला उद्देश्य हो गया मितव्ययिता। चलो एक एक पॉइंट में भी लिख दूं उसको मैं। पहले एक पॉइंट क्या हो गया, मितव्ययिता। दूसरा हो गया लाभ कमाना। भाई आप कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन करोगे तो आपका माल ज्यादा बिकेगा, ज्यादा मतलब अधिक उत्पादन होने से वो सारा माल जब बिकेगा तो आपको लाभ होगा। तीसरा, लागत में इस प्रकार कमी लाना कि प्रमापित वस्तुएं उपभोक्ताओं को सस्ते और उचित मूल्य पर बेचे जा सके। आप लागत में इतनी कमी करेंगे कि आप उसको सस्ते दर पर और उचित मूल्य पर लोगों को बेच सके। मतलब उचित
मूल्य, उचित मूल्य पर आप उपभोक्ताओं को वस्तुएं उपलब्ध करा सके। फिर चौथा क्या है, उत्पादन क्रियाओं को इस प्रकार नियंत्रित करना कि श्रमिकों पर कम से कम भार पड़े। उत्पादन की क्रियाओं को इस प्रकार से नियंत्रित करना कि श्रमिकों पर कम से कम भार पड़े। ये तो संभव नहीं है, क्योंकि आप कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन कराना चाहेंगे, इसका मतलब आपको श्रमिकों को तो आप बांध दोगे नियमों में, तो उससे तो काम अधिक होगा। लेकिन यहाँ उद्देश्य बताया जा रहा है कि उत्पादन की क्रियाओं को इस प्रकार नियंत्रित करना कि श्रमिकों पर कम से कम भार पड़े। ठीक है, तो श्रमिकों पर कम से कम भार, ये पॉइंट हो जाएगा। फिर श्रमिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि करना तथा उनके प्रशिक्षण को सरल बनाना। भाई श्रमिक की कार्य क्षमता कैसे बढ़ेगी, उसको प्रशिक्षण दे करके बढ़ेगी। तो श्रमिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि करना और उनके प्रशिक्षण को सरल बनाना, ये उद्देश्य है, ये वैज्ञानिक प्रबंध के उद्देश्य है। ये इनमें से कोई सा भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। जिस प्रकार से प्रबंध के सिद्धांतों का जन्मदाता हेनरी फ्योल है, उसी प्रकार से वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का जन्मदाता एफ.डब्ल्यू. टेलर है। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने प्रबंध के क्षेत्र में विज्ञान को लेकर के आए और उन्होंने प्रत्येक स्तर पर प्रयोगों के माध्यम से सिद्ध किया कि हर एक कार्य को तर्कपूर्ण तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, प्रयोगों के माध्यम से किया जाए तो कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सकता है। और इसी आधार पर, इसी विचारधारा पर उनके जो सिद्धांत हैं वो आधारित हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों में हेनरी एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा कौन से सिद्धांत दिए गए हैं, तो उनका सबसे पहला सिद्धांत, भाई कुल मिलाकर उनकी जो घड़ी की जो सुई है वो कहाँ आकर अटक जाती है, प्रयोगों के ऊपर, विज्ञान के ऊपर। मतलब उन्होंने प्रबंध के क्षेत्र में हर एक कार्य में उन्होंने साइंस को भर दिया है। मतलब हर एक बात में वो साइंस को लेकर के आ गए, तर्क को लेकर के आ गए, लॉजिक को लेकर के आ गए हैं। और उसी पर उनका जो प्रबंध के, उनके जो सिद्धांत है, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत बस विज्ञान के आसपास ही घूम रहे हैं। तो पहला उनका जो सिद्धांत है कि विज्ञान न कि अंगूठा नियम। देखो पहला शब्द ही आ गया उनके सिद्धांत में, विज्ञान न कि अंगूठा नियम। अंगूठा नियम, अभी अंगूठा नियम क्या होता है भाई? अंगूठा मतलब बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति, हम बोलते हैं अंगूठा छाप है, तो मतलब ये बिना पढ़ा लिखा है। मतलब बिना पढ़ा लिखा है मतलब बिना सोचे समझे काम करने वाला, या जो बताया हुआ काम करने वाला, या पीछे से जो आया वही काम करने वाला, ये होता है अंगूठा नियम। तो अंगूठा नियम का मतलब ये होता है कि जो पुरानी पद्धतियां जो चली आ रही है उसको चलाना, पीछे से जो आया उसको आगे धकेल देना, या किसी ने कहा उसी के अनुरूप चलना, पुरानी परंपराओं को आगे बढ़ाना, ये अंगूठा नियम होता है। लेकिन इसकी जगह टेलर ने क्या कहा, उस टेलर ने अंगूठा नियम को सरका दिया और बोला कि नहीं, इसकी जगह विज्ञान, मतलब तर्कपूर्ण तरीके से विचार पूर्वक निर्णय लेकर के कार्य को करना। देखो इस सिद्धांत के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध में प्रत्येक कार्य वैज्ञानिक एवं तर्कपूर्ण पद्धतियों के आधार पर किया जाता है और अंगूठा राज्य का बहिष्कार किया जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध परंपरा अथवा अंधविश्वास पर आधारित न होकर विज्ञान पर आधारित है। वैज्ञानिक पद्धति पर या वैज्ञानिक पद्धति का विकास प्रयोगों द्वारा किया जाता है। मतलब उन्होंने हर एक कार्य को प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया। जैसे मान लो पुराने समय से चला आ रहा है कि इस कार्य को करने में 4 घंटे लगता है, तो उन्होंने उस बात को नहीं माना और उन्होंने उस कार्य को 10 लोगों को दिया कि भाई आप 10 लोग करिए इस कार्य को। अलग अलग लोगों को एक ही कार्य 10 लोगों को दिया गया और उसमें फिर देखा कि इस कार्य को करने में कितना समय लगता है। तो किसी ने 4 घंटे में किया, किसी ने 3 घंटे में किया, किसी ने 2.5 घंटे में किया, किसी ने 3.5 घंटे में किया। उस आधार पर फिर उन्होंने उसका एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया कि 4 घंटे नहीं 3 घंटा लगता है, इसको उसका एक एवरेज निकाला और उस प्रयोग के आधार पर उन्होंने सिद्ध किया कि नहीं, ये परंपरा के आधार पर जो चला आ रहा है कि 4 घंटे नहीं, इसको करने में इतना समय लगता है। तो उन्होंने विज्ञान न कि अंगूठा नियम, उन्होंने अंगूठा नियम का बहिष्कार कर दिया। मतलब जो परंपरा से जो चला आ रहा है, जो पीछे से जो आ रहा है, उसको हटा करके उन्होंने तर्कपूर्ण तरीकों से कार्य करने पर बल दिया। दूसरा उनका सिद्धांत है मैत्री न कि मतभेद। जो उपक्रम होता है, फर्म, उद्योग, जो भी व्यवसायिक क्षेत्र होता है,
और बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, श्रमिक भी होते हैं, मालिक भी होते हैं, मैनेजर भी होते हैं, कर्मचारी भी होते हैं। तो इनके बीच में मतभेद होना स्वाभाविक होता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का विचार अलग अलग होता है। तो उनका कहना है कि सभी के बीच में मित्रता होना जरूरी है, मतभेद होना जरूरी नहीं है। तो वैज्ञानिक प्रबंध का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि इसके अंतर्गत संस्था के विभिन्न स्तरों पर पाई जाने वाली असंगतियों अर्थात मेल न खाने वाली या प्रतिकूल परिस्थितियों को समाप्त करके उन्हें अनुकूल बनाया जाता है। तो प्रत्येक स्तर में, प्रबंध में 3 स्तर होते हैं, हमें मालूम है, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर। और हमें मालूम है कि जो अधिकारी अपने को अधिकारी समझता है वो अपने अधीनस्थ को अधीनस्थ ही समझता है, छोटा समझता है। तो यहाँ पर ही हमें डिफरेंस पता चल जाता है। तो भाई व्यक्ति पद से बड़ा नहीं होता है, भाई व्यक्ति उस पद पे बैठा है, पद से उतरा तो है तो इंसान ना, मानव तो सब समान है। वो पद के कारण बड़ा हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान नहीं है, इंसान तो सब बराबर ही है। और इसीलिए क्या है कि सभी के बीच में मित्रता होना जरूरी है, मतभेद नहीं होना चाहिए। तीसरा है सहयोग। तीसरा सिद्धांत उनका क्या है? सहयोग न कि व्यक्तिवाद। सहयोग, सहयोग मतलब सब मिल करके काम करना, एक दूसरे का मदद करना, न कि व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद का मतलब होता है कि मैं अपने उद्देश्य के लिए काम करूंगा तो फिर फर्म का उद्देश्य जो है, व्यवसाय का जो उद्देश्य है, प्रबंध का उद्देश्य साइड में हो जाएगा। तभी अपने अपने लिए काम करेंगे तो फिर व्यवसाय के उद्देश्यों को कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। अपने उद्देश्य को घर पे छोड़कर आना और उद्योग, व्यवसाय या उपक्रम के उद्देश्यों के लिए कार्य करना। तो वैज्ञानिक प्रबंध का तीसरा सिद्धांत यह है कि इसके अंतर्गत व्यक्तिवाद के स्थान पर सहयोग की भावना को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। यह सहयोग न केवल कर्मचारियों में आपस में ही बल्कि कर्मचारी और मालिकों में भी हो, कर्मचारी और मालिकों दोनों में हो। टेलर ने कर्मचारियों तथा मालिकों के मध्य सहयोग स्थापित करने के लिए मानसिक क्रांति की आवश्यकता पर बल दिया। अभी मानसिक क्रांति क्या है इसको हम आगे समझने वाले हैं। फिर अगला है सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन। भाई वैज्ञानिक प्रबंध तो इसी पर डिपेंड है, वो कम से कम लागत में या सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन करना चाहता है। उसका उद्देश्य ये है कि वो जो सीमित उत्पादन होता था उसके स्थान पर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना। तो वैज्ञानिक प्रबंध का चौथा सिद्धांत अधिकतम उत्पादन पर बल देता है। यह सीमित उत्पादन की विचारधारा का विरोधी है। उनके अनुसार जितना अधिक उत्पादन होगा उतना ही अधिक लाभ होगा। तो आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना माल आपका बिकने वाला है, आप बेचने वाले हो, और आपको जितना माल आपका ज्यादा बिकेगा उतना आपको प्रॉफिट होगा। फिर पांचवा सिद्धांत है अधिकतम क्षमता एवं समृद्धि के लिए विकास। मतलब क्या होता है इसका? वैज्ञानिक प्रबंध में प्रत्येक श्रमिक को उसकी अधिकतम कुशलता तथा संपन्नता तक पहुंचाने का भरसक प्रयास किया गया है कि जो कर्मचारी है उस प्रत्येक कर्मचारी की के अंदर जितनी भी कुशलता है उसकी सारी कुशलता का उपयोग किया जाए। और इस दृष्टि से श्रमिकों की भर्ती वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर की जाती है। उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण भी वैज्ञानिक तरीके से दिए जाते हैं और इसका श्रमिकों की उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है। आप जो भर्ती कर रहे हो श्रमिकों की, वो आप वैज्ञानिक तरीके से कर रहे हो, टेस्ट लेकर कर रहे हो, परीक्षा लेकर कर रहे हो। उसके बाद में जब आप उनको प्रशिक्षण दे रहे हो वो भी आप वैज्ञानिक तरीके से प्रशिक्षण दे रहे हो। इसका सीधा प्रभाव उसकी कुशलता पर पड़ने वाला है। मतलब उसकी कुशलता क्षमता में वृद्धि होगी, और उसकी कुशलता और क्षमता में वृद्धि होगी तो उत्पादन पर स्वाभाविक है कि उसका प्रभाव पड़ने वाला है। फिर योजना के अनुसार क्रियान्वयन, हमने इसकी विशेषताओं में देखा था। निश्चित योजना, वैज्ञानिक प्रबंध की पहली विशेषता निश्चित योजना, मतलब वैज्ञानिक प्रबंध योजना के अनुरूप कार्य करता है। तो योजना के अनुसार क्रियान्वयन, वैज्ञानिक प्रबंध के अंतिम सिद्धांत के अनुसार इसके अंतर्गत कार्य मनमाने ढंग से न कराकर निश्चित योजनाओं, निश्चित कार्यक्रमों और निश्चित नियमों के आधार पर किया जाता है और कराया जाता है। मतलब कठोरता से उनका पालन किया जाता है। तो ये उसके सिद्धांत, हमने 6 सिद्धांत देखे जो कि पूरी तरह से तर्कपूर्ण है, विज्ञान पर आधारित है। ठीक है, अब क्या किया जो FW टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत तो दे दिए कि भाई ये सिद्धांत है, इस प्रकार से हमें कार्य करना है।
अब लेकिन इन सिद्धांतों को जमीनी लेवल पर लागू करने के लिए, कर्मचारियों के बीच में उसके अनुरूप कार्य करने के लिए उन्होंने कुछ तकनीकें बताई कि जिनके माध्यम से इन सिद्धांतों को हम व्यवहार में ला सकते हैं, उनका हम उपयोग कर सकते हैं। तो उन्होंने कौन कौन सी तकनीकें बताई हैं? तो सबसे पहले उन्होंने तकनीक का इस्तेमाल किया कि कार्य का वैज्ञानिक अध्ययन किया। वैज्ञानिक अध्ययन करना मतलब क्या? विज्ञान का मतलब होता है विशिष्ट ज्ञान या व्यवस्थित ज्ञान, मतलब किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन करना मतलब विज्ञान। तो उन्होंने सबसे पहला तकनीक ये दी कि कोई सा भी जब आप कार्य कर रहे हो तो आप उसको एक क्रमबद्ध तरीके से आप पहले तो उसका अध्ययन करो, व्यवस्थित तरीके से आप उसका अध्ययन करो, मतलब उस कार्य की संपूर्ण जानकारी आप एकत्रित करो। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत एक संस्था में संपन्न की जाने वाली सभी गतिविधियों का गहन अध्ययन किया जाता है, मतलब बहुत गहराई से अध्ययन किया जाता है। उसकी हर एक जो एक्टिविटी पर ध्यान दिया जाता है ताकि न्यूनतम प्रयत्नों से अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सके। ताकि ये जितनी भी गतिविधियां हैं इनमें कम से कम प्रयत्नों के आधार पर हम अधिक से अधिक उत्पादन कर सके। और इसके लिए वैज्ञानिक प्रबंध में कार्य अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता है। कार्य अध्ययन मतलब जो कार्य है उसका अध्ययन किया जाता है, उसकी बारीकियां देखी जाती है, उसकी गहराई देखी जाती है, उसके हर एक भाग पर अध्ययन किया जाता है। टेलर अकुशलता के घोर विरोधी थे। अकुशलता मतलब टेलर का यह मानना था कि कोई भी कर्मचारी अकुशल नहीं होना चाहिए और यदि वो अकुशल है तो उसको वो बाहर कर देते थे। प्रत्येक व्यक्ति योग्य होना चाहिए, कुशल होना चाहिए और उसके लिए उन्होंने भरसक प्रयत्न किया। उसके लिए उन्होंने शुरुआत में ही कर्मचारियों की भर्ती वैज्ञानिक तरीके से करी, फिर उसको प्रशिक्षण भी वैज्ञानिक तरीके से दिया और इसीलिए उनके इन सिद्धांतों में, उनकी इन तकनीकों में कोई भी व्यक्ति अकुशल नहीं हो सकता। वो उसके घोर विरोधी थे। वे अकुशल जैसी बीमारी का सदा के लिए उन्मूलन करना चाहते थे। उन्मूलन मतलब जो जहां भी अकुशलता है, अयोग्यता है, उसको बाहर कर देते थे वो। और इसके लिए उन्होंने अलग अलग प्रयोग किए, जैसे समय अध्ययन, गति अध्ययन, थकान अध्ययन और कार्यविधि अध्ययन। और ये अकुशलता को उन्होंने दूर करने के लिए क्या किया? सबसे पहले तो समय अध्ययन। समय अध्ययन मतलब कि किसी भी कार्य को करने में कितना समय लगता है। उन्होंने वॉच, घड़ी लगा दी। 10 लोगों को एक ही कार्य दिया और 10 लोगों से वो कार्य कराया गया। उसमें फिर उसका एक एवरेज निकाला कि इस काम को करने में औसतन इतना समय लगना चाहिए। अब वो जो टाइम, समय, किसी काम को करने का समय जब निर्धारित हो गया, वो कार्य उतने समय में होना चाहिए और जो व्यक्ति उस कार्य को उतने समय में नहीं करेगा उसको बाहर कर दिया जाता था। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रमाप डिसाइड किए समय के माध्यम से। फिर उन्होंने गति अध्ययन कि किसी भी कार्य को करने में जो क्या बोलेंगे, अनावश्यक गतिविधियां न हो। जो हाथ पैर कितने हिलाना डुलना पड़ रहा है, व्यक्ति कितनी एक्टिविटी कर रहा है, उसमें फालतू एक्टिविटी कैसी है, वो सारी अनावश्यक गतिविधियों को दूर किया गया। उसके लिए उन्होंने कैमरा लगाया। कैमरे के माध्यम से नजर रखी कि व्यक्ति किस प्रकार से काम कर रहा है, उसको अनावश्यक गतिविधि तो नहीं करना पड़ रही है, ये उन्होंने देखा। इसके बाद में थकान अध्ययन। थकान अध्ययन मतलब कि व्यक्ति को जब थकान आती है तो जैसे हमारे स्कूलों में भी रिसेस होती है कि 2 पीरियड के बाद 10 मिनट की रिसेस होती है, फिर 2 मिनट के बाद 2 पीरियड के बाद फिर हमारे हाफ रिसेस होती है। तो ये रिसेस मतलब व्यक्ति को थोड़ा सा रिलैक्स देना, मतलब वो उसका जो माइंड है वो थक जाता है तो उसको थोड़ा सा आराम देना। तो थकान किन कारणों से आती है, उन कारणों पर ही उन्होंने अटैक किया और उन कारणों को दूर करने का प्रयास किया। तो ये उन्होंने ऐसे वैज्ञानिक प्रयोग किए, कार्य का वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने अध्ययन किया। दूसरी तकनीक उन्होंने दी कार्य का वैज्ञानिक नियोजन, मतलब योजना बनाई। कार्य की एक विस्तृत और निश्चित योजना उनके द्वारा बनाई गई। वैज्ञानिक प्रबंध की दूसरी तकनीक है कार्य का वैज्ञानिक ढंग से नियोजन किया जाना। नियोजन मतलब योजना। सील्स के अनुसार नियोजन विभाग वैज्ञानिक प्रबंध का केंद्र है। नियोजन मतलब योजना विभाग वैज्ञानिक प्रबंध का क्या है? सेंटर है, जिसका प्रमुख कार्य उन समस्त कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करना है जो उत्पादन की विभिन्न गतिविधियों में लगे हैं। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? प्रत्येक कारखाने में अलग से एक नियोजन विभाग होना चाहिए। एक सफल नियोजन में निम्नलिखित कार्यों को सम्मिलित किया जाता है।
ये अलग अलग एक सफल नियोजन मतलब एक सफल योजना में कौन कौन से कार्य होना चाहिए। तो क्रियाओं का क्रम निर्धारित करना। पे आप कोई सी भी योजना बना रहे हो किसी काम को करने के लिए, तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि आप उसमें जितनी भी गतिविधियां कर रहे हो उन सारी क्रियाओं का एक क्रम होना चाहिए कि वो क्रम से हो। दूसरा, आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो। उन क्रियाओं को करने के लिए आपने क्रम डिसाइड कर दिया लेकिन उस क्रम पर कोई व्यक्ति है ही नहीं कार्य को करने के लिए, तो आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध हो। समय तालिका तैयार करना, उसके लिए एक निश्चित समय होना चाहिए। और प्रगति रिपोर्ट तैयार करना कि आपने जो योजना बनाई थी उसके लिए आपका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। ये चारों बातें उसमें आती है एक सफल योजना में। तीसरी तकनीक उन्होंने दी श्रमिकों का वैज्ञानिक ढंग से चुनाव और उनकी शिक्षा। ये हमने उसमें ही देख लिया, सिद्धांतों में ही देख लिया कि जो कर्मचारी श्रमिकों का जो चयन है वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है, उसके बाद उनको प्रशिक्षण भी वैज्ञानिक तरीके से दिया जाता है। और प्रमापीकरण, प्रमापीकरण मतलब उन्होंने हर एक कार्य के लिए एक स्टैंडर्ड बना दिया, एक टाइम डिसाइड कर दिया कि आपको इतने समय में इतना काम करना ही पड़ेगा। ये प्रमाप बना दिया, एक प्रकार से व्यक्ति को बांध दिया। इसी तकनीकें उन्होंने बनाई। ठीक है, अब आगे हम पढ़ने वाले हैं वैज्ञानिक प्रबंध से उत्पादकों को होने वाले लाभ। ये जो कारखाना मालिक है, उद्योगपति है, व्यापार के स्वामी हैं, उनसे वैज्ञानिक प्रबंध को क्या लाभ हुआ। भाई आप तकनीक इस्तेमाल कर रहे हो, अच्छे कर्मचारी चुन के ला रहे हो, उनको प्रशिक्षण अच्छा दे रहे हो, आप प्रमापित वस्तु दे रहे हो, तो स्वाभाविक है आपका कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन हो रहा है। तो उत्पादकों की तो बल्ले बल्ले हो गई, मतलब उत्पादकों को तो बहुत सारा फायदा होने वाला है। सबसे पहला फायदा है उत्पादन व्यय में बचत। उनको जो प्रोडक्शन में जो पैसा लग रहा था ज्यादा, उसमें कमी आ गई, मतलब सीधा सीधा उनकी लागत बच गई। दूसरा फायदा हो गया उनका जो उत्पादन कैसा होने लग गया, गुणवत्तापूर्ण होने लग गया, श्रेष्ठ उत्पादन होने लग गया। तीसरा है विशिष्टीकरण। भाई योग्य कर्मचारियों का आप चयन कर रहे हैं, मतलब आपको आपके कार्य के लिए योग्य कर्मचारी मिल रहे हैं, विशिष्टीकरण का फायदा मिल गया। फिर श्रम लागत में कमी आ गई, तो आपने अयोग्य कर्मचारियों को पहले ही बाहर कर दिया, केवल कुशल कर्मचारी ही रखे, मतलब आपकी श्रम लागत में कमी आ गई। आपने समय निर्धारित कर दिया, इस कार्य को करने में इतने कर्मचारी, इतना समय लगना चाहिए, मतलब अनावश्यक श्रम की बचत हो गई आपकी। और इसका सभी का प्रभाव किस पर पड़ा, आपकी इनकम बढ़ गई, मतलब उत्पादकों को तो फायदा ही फायदा है, उनकी जो पांचों उंगलियां घी में हो गई। अब दूसरा जो इसका निगेटिव पॉइंट है वो देखेंगे कि वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को क्या लाभ हुआ है। भाई श्रमिकों को तो कोई लाभ ही नहीं हुआ। श्रमिकों ने सबसे ज्यादा प्रबंध के सिद्धांतों में किसी सिद्धांत का विरोध किया है, तो कौन से सिद्धांत का, वैज्ञानिक प्रबंध का विरोध किया। क्यों, बंधन किसी को भी मान्य नहीं है, कोई भी व्यक्ति बंधना नहीं चाहता, चाहे अधिकारी हो या कर्मचारी हो। तो वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने क्या कर दिया, कर्मचारियों को समय से बांध दिया, तो कोई भी व्यक्ति बनना नहीं चाहता, और इसलिए श्रमिकों ने क्या किया, उसका घोर विरोध किया। लेकिन फिर भी देख लेते कि उनको क्या फायदा हुआ है। तो एक तो उनको वैज्ञानिक तरीके से प्रशिक्षण दिया गया, और प्रशिक्षण से व्यक्ति की योग्यता कुशलता में वृद्धि होती है, तो कार्य क्षमता में वृद्धि हो गई। फिर कार्य श्रमिक की रुचि, प्रशिक्षण दे दिया गया तो अपने आप ही उसके कार्य के प्रति रुचि बढ़ जाएगी। भाई आपने ट्रेनिंग ले ली, आपने तैरने की ट्रेनिंग ले ली, आप सीख गए तैरना, तो आपको तो मजा आएगा कि हाँ चलो मैं चलता हूं तैरने के लिए, तो उसको उस काम में रुचि होने लग गई। तो इसी प्रकार से आपने जिस काम की ट्रेनिंग ले ली, उसके बाद में आप तो उस काम के करने के लिए दौड़ोगे, आपकी इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा उसमें, मतलब कार्य में श्रमिक की रुचि हो बढ़ गई। श्रमिकों का सर्वांगीण विकास, मतलब श्रमिकों का सर्वांगीण विकास हुआ। सर्वांगीण मतलब उनका व्यक्तिगत, मानसिक, बौद्धिक, पारिवारिक हर क्षेत्र में उनका विकास हुआ। श्रमिकों की शक्ति का श्रेष्ठतम उपयोग होने लगा। इस श्रमिक के पास जितनी योग्यता थी उस योग्यता का भरपूर उपयोग होने लगा, और श्रमिकों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाने लगा। अब अगला पॉइंट है हमारा कौन सा, वैज्ञानिक प्रबंध की सीमाएं या उसके दोष क्या हैं। तो है दोष उसके, वैज्ञानिक प्रबंध के दोष हैं। सबसे पहला है स्वतंत्रता का हनन। तो व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से काम करता है, तो वो लगन से करता है, बिना प्रेशर का काम करता है,
और यदि आपको किसी ने बांध दिया कि नहीं आपको इस इतने समय में इतना काम करना है, मतलब आपकी स्वतंत्रता को उसने छीन लिया, आपकी स्वतंत्रता उसने मार दी, और इससे व्यक्ति एक अपने आप को गुलाम समझता है, बंधा हुआ समझता है। तो स्वतंत्रता का हनन हो गया वैज्ञानिक प्रबंध में। दूसरा है कार्य में निरस्ता। जब एक व्यक्ति किसी विशिष्ट कार्य को करते करते थक जाता है, वही कार्य वो बार बार करता रहता है, तो उसके अंदर उसकी निरस्ता आ जाती है, मशीन बन जाता है, वो मशीन की तरह कार्य करने लग जाता है, उसकी रुचि खत्म हो जाती है। सुविधाओं का अभाव। भाई आपने वैज्ञानिक तरीके से हर एक कार्य को किया, लेकिन साथ में आपको सुविधाएं भी देना पड़ेगी। बिना जो उत्पादकों ने क्या किया कि आपने प्रमाप बना दिए कि आपको इतने समय में इतना काम करना है, लेकिन आप वो प्रमापित कार्य को करवाने के लिए आपके पास प्रमापित मशीनें भी होना, प्रमापित सामग्री भी होना। आप थर्ड क्लास सामग्री इस्तेमाल करेंगे, थर्ड क्लास मशीन इस्तेमाल करेंगे, और आप ये सोचेंगे कि आप प्रमापित समय में उस कार्य को करो, तो व्यक्ति उस योग्यता का कार्य करने के लिए उसी योग्यता की मशीनें भी होना, उसी योग्यता का माल भी होना, तब जाकर के व्यक्ति उस कार्य को कर सकता है। तो उनका शोषण होने लगा, मतलब सुविधाओं के अभाव में वो कार्य करवाया जाने लगा। ठीक है, तो फिर है मालिकवाद को प्रोत्साहन। मालिकों का वर्चस्व बढ़ गया कि भाई ये वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, इसके अनुरूप ही हम कार्य करा रहे हैं, हम किसी नियम का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, मतलब मालिकों को प्रोत्साहन मिल गया और अधिक परिश्रम, श्रमिकों से ज्यादा परिश्रम कराया जाने लगा। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहा है, और वो है टेलर और फेयोल के सिद्धांतों में समानताएं। जो FW टेलर जिन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत दिए, और हेनरी फेयोल जिन्होंने प्रबंध के सिद्धांतों के जन्मदाता हैं, जिन्होंने 14 सिद्धांत दिए प्रबंध के, इन दोनों की विचारधाराओं में क्या समानताएं हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में कई बार आ चुका है, बोर्ड परीक्षाओं में। तो उनके सिद्धांतों में कहां समानता है? तो पहले है मानवीय व्यवहार। दोनों ने कर्मचारियों के प्रति मानवीय व्यवहार पर बल दिया। दोनों ने कर्मचारियों के प्रति, श्रमिकों के प्रति मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि वो पहले इंसान है, उसके बाद वो कर्मचारी है, और इसलिए उसके प्रति मानवीय व्यवहार इस्तेमाल होना चाहिए। दूसरा, दोनों ने प्रबंध को एक समाज का विज्ञान माना, सामाजिक विज्ञान माना, मतलब प्रबंध समाज से अलग नहीं है, वो समाज से जुड़ा हुआ है। तीसरा, प्रेरणा। आधुनिक प्रबंध की विचारधारा को दोनों ही विद्वानों ने समान रूप से प्रेरणा माना है, दोनों को उसके प्रेरणा मिली है। चौथा है अर्जित प्रतिभा। दोनों की यही विचारधारा थी कि जो प्रबंध है वह जन्मजात नहीं होता, एक अर्जित प्रतिभा है। मतलब जो प्रबंधक है वह ऐसा नहीं कि प्रबंधक का लड़का ही प्रबंधक बनेगा, प्रबंधक का लड़का ही प्रबंधक बनेगा, ऐसा नहीं है। एक श्रमिक का लड़का भी प्रबंधक बन सकता है, मजदूर का लड़का भी प्रबंधक बन सकता है। मतलब ये प्रबंधक योग्यता कमाई जा सकती है, अर्जित की जा सकती है। ये दोनों की विचारधारा थी। और प्रबंध के सिद्धांत, दोनों ने प्रबंध के लिए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। अब दोनों की विचारधाराओं में असमानता कहाँ है? असमानता मतलब कि दोनों की विचारधाराओं में टकराव कहां पर है? तो पहला है अध्ययन का आधार। टेलर ने अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु किसको माना? श्रमिक को, उन्होंने मजदूर को पकड़ा। और फेयोल ने अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु किसको माना? प्रबंधक को, उसने प्रबंधकों को पकड़ा। उनके जो अध्ययन का जो सेंटर जो था, टेलर ने श्रमिक को लिया और फेयोल ने प्रबंधक को। विचारधारा, टेलर की विचारधारा को सैद्धांतिक माना जाता है। मतलब टेलर, FW टेलर के जो वैज्ञानिक सिद्धांत है वो कैसे सैद्धांतिक है, मतलब वो किताबों में पढ़ने में अच्छा लगता है, आप उसको व्यवहार में आसानी से लागू नहीं कर सकते हैं। लेकिन हेनरी फेयोल के सिद्धांत कैसे हैं? उनकी विचारधारा व्यवहारिक मानी जाती है, आप उनको आसानी से अपने व्यवहार में ला सकते हो। मैं बोलता बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो बातें बड़ी नहीं, बड़ी करने से मतलब नहीं, उनको आप लागू करेंगे तो वो व्यवहारिक हो जाएगी। कोई आप नियम बना रहे हो तो आपने बहुत बड़ा नियम बना दिया जिसको आप लागू ही नहीं कर सकते, तो वो सैद्धांतिक हो गया, और जिसको आप लागू कर सकते व्यवहारिक। तो टेलर के सिद्धांत सैद्धांतिक है, जिसको आप आसानी से लागू नहीं कर सकते। लेकिन फेयोल के सिद्धांत कैसे हैं? व्यवहारिक है, जिनको आप आसानी से लागू कर सकते हैं, मतलब उनको व्यवहार में ला सकते हैं।
मानव समूह टेलर ने व्यक्ति विशेष पर ध्यान दिया, जबकि फ्योल ने श्रमिकों के समूह पर ध्यान दिया है। टेलर ने एक श्रमिक को का अध्ययन किया, मतलब श्रमिक को पकड़ा, एक व्यक्ति को, और फ्योल ने व्यक्तियों के समूह का अध्ययन किया, ये मतलब हुआ उसका। विशेषज्ञ में अधिकांश विद्वानों की राय में टेलर कुशलता विशेषज्ञ थे, मतलब उन्होंने किसको फोकस में लिया कि एक श्रमिक की कुशलता को बढ़ाया, किस प्रकार से बढ़ाया जाए, कुशलता विशेषज्ञ। हर एक क्षेत्र में उन्होंने कि क्वालिटी, योग्यता किस प्रकार से बढ़ाई जाए, उस पर ध्यान दिया। इसके विपरीत फ्योल प्रशासन विशेषज्ञ थे, उन्होंने मैनेजमेंट पर ध्यान दिया, एडमिनिस्ट्रेशन पर ध्यान दिया। और इसीलिए तो फ्योल के सिद्धांतों को व्यवहारिक क्यों माना जाता है, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा, मतलब प्रबंधक यदि योग्य होगा, प्रबंधक यदि सही होगा, तो ऊपर का जो पानी ही नीचे आता है। और इसीलिए प्रबंधकों को उन्होंने फोकस किया, उन्होंने प्रशासन को ध्यान में दिया कि ऊपर का जो एडमिनिस्ट्रेशन सही होगा तो नीचे तक वो सही आने वाला है। अध्ययन का क्षेत्र, टेलर के अध्ययन का क्षेत्र तकनीकी क्षेत्र है, उन्होंने विज्ञान को लाया, मतलब टेक्निक को लेकर के आए, जबकि फ्योल के ने प्रबंध के कार्यों एवं प्रबंध की योग्यता पर अधिक जोर दिया कि प्रबंधक जो कार्य कर रहा है उसकी जो योग्यता है उसको बढ़ाने पर उन्होंने ज्यादा जोर दिया। ये दोनों की विचारधाराओं में क्या है, ये असमानता है। ये दोनों प्रश्न, समानता असमानता, दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षाओं में कई बार आ चुके हैं। फिर अगला पॉइंट आ रहा है हमारे पास, मानसिक क्रांति। मानसिक क्रांति जो पहले भी 2 बार आ चुका है, मैंने बताया था आपको कि मैं बाद में बताऊंगा। तो मानसिक क्रांति किसे कहते हैं, या मानसिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? ठीक है, अब देखो थोड़ा सा एक सिंपल से चर्चा करते हैं। क्रांति, क्रांति मतलब कोई बच्चा बोलेगा सर क्रांति एक फिल्म का नाम है, क्रांति किसी लड़की का नाम है, या क्रांति मतलब हमारे आजादी की क्रांति हुई। क्रांति मतलब आमूलचूल परिवर्तन लाना, पूरी तरह से विचारधारा को मोड़ देना। अब क्रांति का मतलब जैसे रक्त की क्रांति भी होती है, खून खराबा होता है, वो क्रांति होती है। लेकिन यहां पर ये कौन सी क्रांति है, ये माइंड की क्रांति है। मानसिक क्रांति मतलब बौद्धिक क्रांति है, बुद्धि को बदल देना, बुद्धि के विचारों को बदल देना। तो यहां पर हम व्यवसाय से रिलेटेड पढ़ रहे कि व्यवसाय के अंदर एक वर्ग होता है श्रमिक वर्ग और दूसरा वर्ग होता है मालिक वर्ग। श्रमिक वर्ग ये चाहता है कि वह कम से कम काम करके अधिक से अधिक मजदूरी पाना चाहता है, और मालिक वर्ग का उद्देश्य होता है वह कम से कम मजदूरी देकर के अधिक से अधिक काम लेना चाहता है। मतलब यहां दोनों में टकराव की स्थिति है, संघर्ष की स्थिति है। तो ये टकराव और संघर्ष को खत्म करने के लिए FW टेलर एक मानसिक क्रांति लेकर आया, मतलब इनकी विचारधारा को परिवर्तित कर दिया। किस प्रकार से? उन्होंने ये कहा कि भाई श्रमिक ये चाहता है, अधिक मजदूरी चाहता है, और मालिक अधिक उत्पादन चाहता है। मालिक ज्यादा उत्पादन चाह रहा है और श्रमिक अधिक मजदूरी चाह रहा है। तो दोनों का समस्या का समाधान ये है कि जब जो उत्पादन अधिक होगा, श्रमिक जब ज्यादा काम करेगा, ज्यादा काम करने से ज्यादा उत्पादन होगा, ज्यादा उत्पादन होने से उसको जब अधिक लाभ जो होगा, उस अधिक लाभ में इनको अधिक मजदूरी दी जाए। तो जो सामान्य जो है, जैसे मान लो एक सामान्य परिस्थिति में व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, तो जो सामान्य परिस्थिति में जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसको सामान्य मजदूरी दी जा रही है। ठीक है, सामान्य परिस्थिति में सामान्य मजदूरी मिल रही है। आप जो मालिक है उससे अब एक्स्ट्रा काम करना चाह रहा है, वो अतिरिक्त काम चाह रहा है। अब यदि आप उससे अतिरिक्त कार्य कराओगे तो आपका उत्पादन बढ़ेगा, मतलब आपका लाभ भी अतिरिक्त बढ़ेगा। तो अतिरिक्त कार्य के लिए अतिरिक्त मजदूरी चाह रहा है, तो आपको जो अतिरिक्त लाभ हो रहा है, इस लाभ में आप उसको अतिरिक्त मजदूरी दो, तो आपकी समस्या भी समाप्त और उसकी समस्या भी समाप्त। इस प्रकार से टेलर ने मानसिक क्रांति ला करके कि भाई आपको जो अतिरिक्त लाभ हो रहा है उस लाभ में हिस्सा आप श्रमिक को दो, तो वो अधिक मन लगा करके काम करेगा। कि कोई भी व्यक्ति, आजकल तो क्या होता है, ठेका पद्धति चलती है, भाई मैं ज्यादा काम करूंगा तो मुझे ज्यादा मजदूरी मिलना चाहिए, सीधी सी बात है। तो अधिक लाभ होगा, उस अधिक लाभ में श्रमिक को हिस्सा दे दिया जाएगा, तो वो काम करने को तैयार हो जाएगा। ये थी मानसिक क्रांति। अब पढ़ लेते प्रश्न क्या दिया है।
वैज्ञानिक प्रबंध का अंतिम और महत्वपूर्ण सिद्धांत मानसिक क्रांति है। मानसिक क्रांति से आशय यह है कि श्रम तथा पूंजी, पूंजी मतलब मालिक, श्रम तथा पूंजी दोनों के विचारों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो, जिससे दोनों में सामंजस्य स्थापित हो सके। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत संघर्ष के स्थान पर एकता को अधिक महत्व दिया, कि जो श्रम और पूंजी के बीच में संघर्ष नहीं हो, एकता हो, और एकता स्थापित करने के लिए उन्होंने दोनों के विचारों में परिवर्तन किया। कैसे किया? पूंजीपति को चाहिए कि श्रमिक के कल्याण के लिए कार्य करे। पूंजीपति मतलब मालिक को क्या करना चाहिए? श्रमिकों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। तथा कर्मचारी उस कारखाने को अपना कारखाना समझे, और कर्मचारी को क्या करना चाहिए? कर्मचारी कारखाने को अपना कारखाना समझकर कार्य करे। जब अपनत्व की भावना विकसित होगी तो श्रमिक की कार्य के प्रति रुचि बढ़ेगी। जैसे हम कभी कभी अपना काम बोलते हैं ना कि ये मेरा काम है, तो अपना काम समझकर जब व्यक्ति काम करता है तो उसकी रुचि बढ़ जाती है। श्रम व पूंजी के मधुर संबंधों के द्वारा ही वैज्ञानिक प्रबंध को सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है। अब यहाँ पर ये 2 पॉइंट बीच वाले महत्वपूर्ण हैं कि पूंजीपति को चाहिए कि वह श्रमिकों के कल्याण के लिए काम करे। तो श्रमिकों का कल्याण कैसे होगा? केवल हाथ ऐसा करने से कल्याण नहीं होगा। कल्याण मतलब उसका फायदा होगा, मतलब श्रमिकों के फायदे के लिए काम करे। कल्याण मतलब उनको सुविधाएं दे, मतलब उनको अच्छा वेतन दे, उनकी नौकरी की सुरक्षा की गारंटी दे, उनको भविष्य के लिए सुरक्षित रखे। तो इस प्रकार के कल्याण के लिए काम करेगा, उसके लिए पैसा लगेगा। तो पूंजीपति को चाहिए कि वह श्रमिकों के कल्याण के लिए काम करे। वो श्रमिकों के कल्याण के लिए काम करेगा तो श्रमिक उसके लिए काम करेंगे। बात इस खत्म हो गई, संघर्ष खत्म हो गया। आप किसी दूसरे के लिए काम करोगे तो दूसरा आपके लिए काम करेगा, संघर्ष खत्म हो गया। तो ये मानसिक क्रांति है। ये इसके बाद है विभेदात्मक मजदूरी पद्धति से क्या आशय है? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका, इसलिए स्पेशल लाया हूं मैं इसको। विभेदात्मक मजदूरी, मजदूरी मजदूर को दी जाती है, श्रमिक को दी जाती है। FW टेलर जो है, उन्होंने अपने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों में वो विभेदात्मक मजदूरी पद्धति को उन्होंने लागू किया, मतलब मजदूरों को मजदूरी देने में भेद किया, समान मजदूरी नहीं दी। होता क्या है कि जैसे 10 मजदूर काम कर रहे हैं, तो हम भी देखते हैं, तो कोई 5 या 8 मजदूर अच्छा मन लगा के काम कर रहे हैं, और 1-2 ऐसे बदमाश रहते हैं जो कि काम चोरी करते हैं, तंबाकू खाने लग जाएंगे, पानी पीने लग जाएंगे, बार बार पेशाब करने जाएंगे, और इस प्रकार से अपना टाइम पास करेंगे। तो जो काम करने वाला है वो भी मन लगा के काम नहीं करता है, और उसको देख करके वो भी सोचता है कि अरे जब ये काम नहीं करके इसको उतनी मजदूरी मिल रही है तो मैं काम करके उतनी मजदूरी काम क्यों करूं। और इस प्रकार से दूसरा भी, एक साइकिल को धक्का मारोगे तो सारी साइकिल गिर जाती है, ये हमने देखा है। इसी प्रकार से कि भाई एक को देख करके दूसरा भी, एक सड़े हुए आम के साथ में बाकी आम भी सड़ जाते हैं। और इसीलिए टेलर ने क्या किया कि जो विभेदात्मक मजदूरी की, इसमें उन्होंने ये समस्या का दूर करने के लिए क्या किया कि जो श्रमिक अच्छा काम कर रहा है उसको ज्यादा मजदूरी, और जो श्रमिक काम नहीं कर रहा है, वो जो बार बार तंबाकू खा रहा है, पानी पीने जा रहा है, पेशाब करने जा रहा है, चाय पीने जा रहा है, उस श्रमिक के काम उसको कम मजदूरी दी जाए। तो समस्या समाधान हो गई। तो ये जो ज्यादा काम करने वाले को लग रहा है ना कि भाई ये काम कम कर रहा है तो इसको कम मजदूरी दी जाएगी, मैं ज्यादा काम करूंगा तो मुझे ज्यादा मजदूरी, तो वो उसकी समस्या हल हो गई। मजदूरी में उन्होंने भेद कर दिया, और ये सही तरीका है, ये सही तरीका है। टेलर ने श्रमिकों को प्रोत्साहित करने के लिए विभेदात्मक मजदूरी पद्धति अपनाने का सुझाव दिया। इस पद्धति के अनुसार मजदूरी समय के आधार पर न दी जाकर कार्य के आधार पर दी जानी चाहिए। इस समय के आधार पर आप दोगे तो वो समय भरने का काम करेगा, टाइम पास करेगा, और कार्य के आधार पर आप मजदूरी दोगे तो वो उस काम में, आज के समय में तो कार्य के आधार पर ही सब काम होते हैं। कोई भी व्यक्ति आपके यहाँ मजदूर काम करने आता तो वो सीधा ठेका मांगता है, भाई इस पूरे काम करने का कितना पैसा दोगे। तो यदि उस कार्य को 2 दिन में करने वाला होगा, आप ठेका दे दोगे तो 1 दिन में करके चला जाएगा, एक्स्ट्रा एनर्जी लगा देगा और काम खत्म कर देगा। ये कार्य के आधार पर मजदूरी हो रही है, और आज के समय में यही हो रहा है।
तो गवर्नमेंट जितने भी सेक्टर होते हैं वहाँ टाइम के आधार पर मजदूरी सैलरी दी जाती है और इसलिए वो टाइम भरने का काम करते हैं। टाइम पास, आज दिन भर नौकरी कर ली तो सैलरी पक्की। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में कार्य के आधार पर मजदूरी दी जाती है, जितना कार्य करेंगे उतनी उनको सैलरी मिलती है। उनको एक टारगेट दिया जाता है, उस टारगेट को प्राप्त करना पड़ता है, उसके आधार पर उनकी सैलरी बनती है। तो ये वही है, वैज्ञानिक प्रबंध को लागू किया गया है। मजदूरी पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि श्रमिकों को अधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित मिले। फिर दूसरा ये है कि भाई आप कार्य अधिक करवा रहे हो लेकिन मजदूरी भी अच्छी होना चाहिए। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का जो मैंने बताया कि वो कार्य के आधार पर मजदूरी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो उसका माइनस पॉइंट है, वो कार्य के आधार पर मजदूरी, उचित मजदूरी नहीं दे रहे हैं। व्यक्ति की संपूर्ण ताकत को तो वो खींच रहे हैं लेकिन उसकी ताकत की क्षतिपूर्ति नहीं की जा रही है। मतलब सरकारी कर्मचारियों को जितना सैलरी दी जाना चाहिए उतनी प्राइवेट कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी जाती है। ये दोनों में अंतर है। तो उसको कार्य के आधार पर मजदूरी, तो कार्य तो ज्यादा करवाया जाता है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा लेकिन मजदूरी कम दी जाती है, ये उनका एक माइनस पॉइंट है। और सरकारी क्षेत्र में समय के आधार पर मजदूरी दी जाती है तो उसको सैलरी भरपूर दी जाती है लेकिन कार्य कम किया जाता है। तो यहाँ पर मजदूरी पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि श्रमिकों को अधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिले। कुशल तथा अकुशल श्रमिकों की मजदूरी में अंतर होना चाहिए। टेलर ने इसका विस्तृत अध्ययन किया और कर्मचारियों को पुरस्कार देने को महत्व प्रदान किया। उन्होंने प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति का प्रतिपादन भी किया है। और लास्ट पॉइंट है आज का, गति अध्ययन और समय अध्ययन में। ये परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा के पुराने प्रश्न पेपर उठाओगे आपको बिल्कुल ये प्रश्न मिलेंगे। समय अध्ययन, गति अध्ययन, तो अभी मैंने समझाया था कि भाई समय अध्ययन किसी कार्य को करने में जो औसतन कितना समय लगता है उसका अध्ययन किया गया। गति अध्ययन में किसी कार्य को करने में कितनी गतिविधियां की जा रही उसका अध्ययन किया जाता है। समय अध्ययन में, समय अध्ययन पहले किया जाता है, गति अध्ययन बाद में किया जाता है। समय अध्ययन में घड़ी का उपयोग किया जाता है, गति अध्ययन में कैमरे का उपयोग किया जाता है। इसका संबंध श्रमिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि करने से, इसका संबंध श्रमिकों की जो हरकतें हैं, गतिविधियों को कम करने से है। ठीक है, तो ये अंतर है, 4 आप याद कर लेना। तो ये हमारा आज का जो प्रबंध के जो सिद्धांत वाला जो सेकंड यूनिट है वो कंप्लीट होता है। कल फिर हम आगे तीसरी यूनिट लेकर आएंगे, उसमें मिलेंगे। आप लोगों को वीडियो यदि अच्छा लगे आप उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर करें। स्टूडेंट्स, एवरी डे नाइट में रात को 8 बजे हमारी अकाउंटेंसी की लाइव क्लास रहती है। आप उसमें लाइव क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। ये टोटली क्लासेस फ्री होती है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।